हमारा भोजन और उसके द्वारा शरीर का पोषण। मनुष्य के शरीर का पालन पोषण और उसकी वृद्धि भोजन द्वारा ही हो सकती है, पर ना तो सब प्रकार के भोजन शरीर को एक समान ही पोषण देते हैं और ना सब प्रकृतियों के व्यक्तियों के लिए हर एक भोजन लाभकारी ही हो सकता है। इसलिए आहार शास्त्री बहुत वर्षों से मनुष्यों तथा मनुष्य से मिलते अन्य प्राणियों पर विभिन्न खाद्य पदार्थों का प्रयोग करके इस बात को पता लगाते रहे हैं कि किस में क्या विशेषता है और कौन कौन तत्व पाए जाते हैं। भोजन के पदार्थों में आजकल निम्नलिखित 5 पदार्थ मुख्य रूप से पाए जाते हैं: प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट अथवा श्वेतसार, खनिज लवण, विटामिन, जल। इन सब के अतिरिक्त चर्बी भी एक ऐसा पदार्थ है जिसकी शरीर को बहुत आवश्यकता होती है, पर मानव शरीर के भीतर श्वेतसार से स्वयं ही चर्बी तैयार हो जाती है। वैसे अगर हम वैज्ञानिक प्रयोगशाला में रासायनिक विधि से श्वेतसार को चर्बी के रूप में बदलना चाहें तो यह संभव नहीं होता, पर शरीर की सजीव प्रयोगशाला में यह कार्य हो जाता है। शरीर के भीतर खाद्य पदार्थों में जीवित कोशों या सेलों के प्रभाव से कई प्रकार के रासायनिक परिवर्तन होते हैं। इन परिवर्तनों द्वारा अनाज, दाल, तरकारी आदि जो कुछ हम खाते हैं वे देह को बनाने वाली भिन्न भिन्न वस्तुओं के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। इन परिवर्तनों को सामूहिक रूप में आत्मीकरण, मेटाबॉलिज्म कहते हैं। यह आत्मीकरण 4 भागों में बांटा जा सकता है: शरीर की रचना या शरीर गठन करने वाली वस्तुओं की रचना के लिए, शरीर की मरम्मत या दुरुस्त रखने के लिए, शरीर की भीतरी क्रियाओं के लिए शक्तिदायक वस्तु पहुंचाने के लिए, शरीर की बाहरी क्रियाओं के लिए शक्तिदायक वस्तु पहुंचाने के लिए। अगर हम 1, 2, 4 नंबर के परिवर्तनों या आत्मीकरण को छोड़ दें, अर्थात यदि हम शरीर की रचना, मरम्मत करना छोड़ दें, तो सिर्फ 3 नंबर वाला परिवर्तन अर्थात शरीर की भीतरी क्रियाओं के लिए शक्ति पहुंचाने का काम रह जाता है। सिर्फ शरीर के इस भीतरी कार्य के लिए जितनी शक्ति की ज़रूरत पड़ती है उसे मूल आत्मीकरण कहते हैं। इस मूल आत्मीकरण की मात्रा जानने के लिए हमको यह पता लगाना होगा कि अनशन या उपवास के समय बिना कोई काम करते हुए सिर्फ जीवित रहने में कितनी शक्ति खर्च होती है। भोजन करने पर आत्मीकरण की मात्रा बढ़ जाती है। इसी प्रकार शारीरिक परिश्रम करने से भी आत्मीकरण बढ़ जाता है। रात भर सोने के बाद जब मनुष्य जगता है और बिछौने पर पड़ा रहता है और कोई विशेष बात नहीं सोचता रहता, तो उस समय आत्मीकरण की मात्रा सबसे कम रहती है। इसी को मूल आत्मीकरण कहते हैं। जो आदमी उपवास करता है वह पहले अपने शरीर में सज्जित शक्कर या श्वेतसार पर जीवित रहने के लिए निर्भर करता है। इस चीनी के खत्म हो जाने पर वह चर्बी पर निर्भर करने लगता है, पर शरीर के इंजन में केवल शक्कर या चीनी के जलाने से ही काम नहीं चल सकता। जीवन क्रिया के जारी रहने के लिए कुछ प्रोटीन का जलना भी ज़रूरी है। इसलिए अनाहार या उपवास के समय श्वेतसार, चर्बी और कुछ प्रोटीन जलती रहती है। चर्बी का भंडार जिस मात्रा में खाली होता जाता है उसी मात्रा में प्रोटीन अधिक खर्च होने लगती है। जब चर्बी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी तो शरीर का कार्य केवल प्रोटीन को खर्च करके चलता है। इसका अर्थ है कि उस समय मनुष्य के शरीर का मांस, हड्डी और चमड़ा खर्च होता रहता है। अनशन के समय अंगों का उपयोग या क्षय एक निश्चित प्राकृतिक नियम के अनुसार होता है। पहले कम आवश्यक अंग क्षय होते हैं, उसके बाद उससे कुछ अधिक आवश्यक अंगों के ऊपर हाथ लगता है। सबके अंत में नितांत आवश्यक अंग काम में आते हैं। इसके बाद जब जीवन के सबसे प्रधान अंगों पर हस्तक्षेप होने लगता है तो मृत्यु हो जाती है। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि जीवन के लिए भोजन आवश्यक है और अगर शरीर को बाहर से भोजन नहीं मिलेगा तो वह अपने भीतर के पदार्थों को ही खाद्य रूप में व्यवहार करते हुए जितने दिनों तक चलना उसके लिए संभव होगा उतने दिन तक चलाएगा।
इस प्रकार मूल आत्मीकरण को जान लेने पर हम इस बात का पता लगा सकते हैं कि इस शरीर रूपी इंजन से अगर ज़रा भी काम न लेकर यूं ही बेकार चलने दिया जाए तो नित्य प्रति इसके लिए कितने ईंधन की आवश्यकता पड़ती है। अब वैज्ञानिकों के इस तरह खर्च होने वाले ताप और उसके लिए आवश्यक भोजन का एक मोटा हिसाब तैयार कर लिया है। शारीरिक ताप की सबसे छोटी मात्रा का नाम उन्होंने कैलोरी रखा है और यह बतलाया है कि करीब 1 सेर पानी को 1 डिग्री गर्म करने में 1 घंटे में जितना ताप खर्च होता है वह 1 कैलोरी है। एक पूरा नौजवान आदमी जिसकी ऊंचाई और मोटाई मध्यम दर्जे की है, वजन में लगभग 70 सेर होगा और इस 70 सेर वजन को पूर्ण निष्क्रिय अवस्था में ताप देने के लिए अथवा जीवित रखने के लिए प्रति घंटे 70 कैलोरी ताप खर्च होगा, जिसका परिणाम 24 घंटे में 1680 कैलोरी हो जाएगा। अगर आदमी नाटा या दुबला पतला होगा तो उसका खर्च इसी हिसाब से कम होगा। ताप की यह मात्रा तो शरीर की भीतरी क्रियाओं के लिए शक्तिदायक वस्तु पहुंचाने के लिए हुई। अब हम जो काम धंधा करते हैं उसमें जो परिश्रम करना पड़ता है उसके लिए खर्च होने वाला ताप इससे भिन्न है। जांच करने वालों के कई प्रकार के पेशों को करने वाले व्यक्तियों के परिश्रम की जांच करके वह निश्चित किया है कि उन पेशों में प्रति घंटा ताप की कितनी मात्रा या कैलोरी खर्च होती है। इनका बतलाया हिसाब इस प्रकार है: दर्जी 44, दफ्तरी 51, मोची 90, लोहा घिसने वाला कारीगर 141, पॉलिश का काम करने वाला 145, बढ़ई 146, लकड़ी चीरने वाला 378। इस सूची से मालूम हो जाता है कि किस पेशे में कितना परिश्रम पड़ता है और उसके लिए कितनी कैलोरी प्रति घंटे या प्रतिदिन खर्च होती है। जैसे अगर एक बढ़ई प्रतिदिन 8 घंटा काम करता है तो 1 घंटे में 146 कैलोरी के हिसाब से वह प्रतिदिन 1168 कैलोरी खर्च करेगा। उसी आदमी का वज़न अगर 1.5 मन या 60 सेर हो तो 1440 कैलोरी ताप उसके मूल आत्मीकरण में खर्च होगा। इसके सिवाय चलने फिरने उठने बैठने का काम भी वह कुछ न कुछ अवश्य करेगा और उसमें भी कुछ शक्ति अवश्य खर्च होगी। इस प्रकार सब बातों पर विचार करने से यह अनुमान लगाया जाता है कि एक आदमी को साधारण रूप से जीवित रहने और जीवन निर्वाह का कोई पेशा करने के लिए इतने भोजन की आवश्यकता है जो प्रतिदिन 3000 कैलोरी ताप उत्पन्न कर सके। अब प्रश्न होता है कि हम इस बात का निर्णय किस प्रकार करें कि शरीर के भीतर इतना ताप उत्पन्न करने के लिए उसके भीतर कितना भोजन रूपी ईंधन डालना आवश्यक है। वैज्ञानिकों ने बहुत कुछ जांच पड़ताल करके यह निश्चय कर दिया है कि भोजन के किस पदार्थ के 1 छटांक या 1 औंस वजन से कितना कैलोरी ताप उत्पन्न होता है। साथ ही शरीर को जिन प्रोटीन, चर्बी, खनिज लवण, विटामिन आदि विभिन्न पदार्थों की आवश्यकता है वे भी ठीक हिसाब से मिलते रहें, इसका भी ध्यान रखना आवश्यक है। प्रत्येक पदार्थ में पाए जाने वाले उपर्युक्त पदार्थों और उनसे उत्पन्न होने वाले ताप की एक सूची बना दी गई है जो आहार शास्त्र की पुस्तकों में देखी जा सकती है। अखंड ज्योति, फरवरी 1958, पृष्ठ संख्या 25, 26, 27। हमारे YouTube चैनल विचार क्रांति दूत अखंड ज्योति पत्रिका को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।